वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो देखिए हम इसमें पांचों सब्जेक्ट्स के जो आपके ऑनलाइन पेपर हो रहा है ना, कल से 28 को हुआ, 29 को हुआ, उसी पर आधारित जो है ये आप सभी के लिए मॉडल पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें मैं सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, मैथ एंड इंग्लिश सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और ये पूरा पेपर आपको करना है और आप मुझे बताना आपके लास्ट में कितने बने हैं, ठीक है। क्योंकि जिसका 9 से पेपर है ना, या जिसका आगे होने वाला पेपर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा मॉडल पेपर, जो कि एक तरह से मैं आपका टेस्ट ही ले रही हूँ, क्योंकि आपने पढ़ाई तो कर लिया, अब ये आपका टेस्ट है और इसी में से आएगा, देख लेना आपके आने वाले एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली मॉडल पेपर जो हो ऑनलाइन पेपर पर आधारित वो आपको सबसे पहले मिले। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी ना एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है सीटेट। उसमें यह था कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। एकदम गलत। सबका जो है ना डेवलपमेंट वो अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका डेवलपमेंट जैसा हो रहा है वैसे ही आपके भाई बहन का भी हो, सब में डिफरेंस होता है। और आप ही के एज के जो आपके दोस्त हैं, उनसे आपने खुद देखा होगा ना कि आप ही के एज के बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं जो किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, जो म्यूजिक में अच्छे होते हैं, डांस में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो तुलना करके कभी नहीं मापा जा सकता है। और तर्क इस पर क्या दिया है कि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। ये जो एक समान लिख दिया ना, यहीं पर ये आप आंसर गलत। क्यों? क्योंकि विकास और जो गति होती है ना, वो हर एक बच्चे के लिए अलग होती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट गलत लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा ऑप्शंस में, और यहाँ पर लिखा है ये ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। तो ये क्वेश्चन ना आपको पता है, अभी जो ऑनलाइन पेपर हुआ था इसमें 28-29 में इसको अलग तरीके से पूछ रहा है, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक लड़की जो है ना, वो फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? इंग्लिश में भी देख लीजिए यहाँ पर। अब आपको इसमें क्या लग रहा है? अ चाइल्ड लर्न्स टू होप एंड जंप बिफोर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल से पहले ही तो बच्चे कूदना और ये सब करना सीखते हैं। तो ये किस में आता है? ये आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल में, ठीक है। सिफेलो नहीं, सिफेलो तो आपको पता ही है कि सिर से पैर की ओर होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर होता है। रिवर्सिबिलिटी एंड इक्विलिब्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात पूछ रहा है कि ये किस अवस्था में होता है, इन दोनों में से, ठीक है। और हिंदी में भी आप देख लो, ये देखो, शीर्षगामी नहीं होगा, क्या होगा? समीप दूराभिमुखी, हिंदी में इसको बोलते हैं। अब इस पे देखिए, नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पूछ रहा है इसमें कि विकास के बारे में ना कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला देखना है। तो विकास आनुवांशिकता व पर्यावरण के अंतःक्रिया का उत्पाद है, एकदम सही है। विकास का कुछ हद तक हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यस, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप आगे जाकर क्या करोगे। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये गलत है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि विकास जो है एक समान नहीं होती, अलग होती है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यस। सामान्य मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब कि आप जो है, सबसे पहले बच्चा जो है एक सर पे कंट्रोल करता है, क्रॉलिंग करता है, वो डायरेक्ट वो दौड़ने नहीं लगता है। पहले वो क्रॉलिंग करता है, धीरे धीरे खड़ा होता है, उठता है, फिर उसके बाद से चलता है, लास्ट में दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट होता है विकास, ये भी याद रखिएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब ये क्वेश्चन देखते हैं फिर से, ये एजर्शन एंड रीजन। इसमें क्या लिखा है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा ना कि कल्चर, बच्चा जो है वो आप अपने बाद में जो है एडोलसेंस के बाद, एडोलसेंस में ही इवन वो ना आप अपने पेरेंट्स, अपने आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा किससे सीखता है? अपने दोस्तों की बातें मानता है, टीचर्स की भी बात उतना नहीं मानता है। वो जिसके कनेक्ट में रहता है ना, उसी से ज़्यादा सीखता है। तो ये बात एकदम सही है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है, यस। सोशलाइजेशन है जरूर, फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरीके से होता है ना। तो दोनों बातें एकदम सही हैं। अब ये देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अमूर्त संरचना, अब बात हो रही है मूर्त की, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्त कैसे हो सकता है? गलत हो जाएगा। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, या फिर ऐसी समस्याएं देने चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो।
देखो सबसे पहले ये उच्च स्तरीय जो वर्ड होता है ना, अगर आप इसको टैग वर्ड से भी करें तो उच्च स्तरीय को मैंने टैग वर्ड में नेगेटिव में लिखा है, तो ये होगा ही नहीं। और या फिर ये देख लीजिए कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो वहाँ पर आप आराम से कर लोगे कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इंग्लिश में भी देख लीजिए, फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। आपको बच्चों को मौका तो देना ही होगा ना, बिना मौके दिए वो कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़ को ऑन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स लेवल्स। कॉम्प्लेक्स लेवल पे कोई भी बच्चा सीखेगा तब जब आप उसको मौके देंगे। ये होता है 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब जैसे कि आपको पता है कि आजकल ये पियाजे के जो स्टेज है ना, या फिर कोलबर्ग, उनके स्टेजेस से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं। ये देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब कि अब ये कौन सा स्टेज है जिसमें आप जैसे ही एप्पल बोलोगे ना तो बच्चे के मन में एप्पल का जो है सिंबल बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप बोलोगे ना साइकिल, तो वो साइकिल उसके सामने नहीं रहेगा, फिर भी उसके दिमाग में क्या है, उसका एक इमेज आ जाएगा। तो ये इमेज वाली किस्में आती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। याद रखना, जब भी प्रतिबिंब की बात हो या इमेज की बात हो वो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पियाजे से क्वेश्चंस आना एकदम तय है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इसको सिंबल्स भी बोलते हैं कि कौन सी स्टेज में जो है बच्चा जो है सिंबल्स के माध्यम से वो सिंबल्स अपने दिमाग में जो है रिप्रेजेंट जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में उसकी इमेज बनने लगती है। ये देखो इमेज, तो याद रखना प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। आनव जो है 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। तो ये ले वाइगोस्की का कौन सा है? ये तो बहुत आसान है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और पता नहीं कितनी बार कल भी पूछा है और 29 को भी पूछा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ZPD। और ZP मैंने आपको बताया है, रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं ZPD। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि करने का दायरा, कि बच्चा यहाँ तक काम जो है खुद कर सकता है और उसके बाद अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो उस काम को करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे ही आनव ने भी किया है, 3 अंकों की संख्याओं का जोड़, वो अकेले इतना कर सकता है किंतु टीचर की मदद से ऐसा करने में सक्षम है। तो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ऐसा होता है। और स्किनर का पूछा था, तो पुनर्बनन स्किनर से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? क्या वो ज्ञान के निर्माण की सक्रिया है या ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया? एकदम गलत। अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया ये भी नहीं है, ना ही ये उद्दीपन की है। इनकी सिंपल सी बात है, अधिगम क्या है कि बच्चा जो है ज्ञान के निर्माण खुद से कर लेता है, समाज से सीख कर लेता है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देखो अच्छा, कोलबर्ग से भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सब आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। और अभी 28 वाले में गुड बॉय गुड गर्ल कोलबर्ग से पूछा गया है, तो ये कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो ये है पारंपरिक में, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है ना, और इंग्लिश में भी देख लीजिए, जो इनकी पहली स्टेज है ना कन्वेंशनल होती है, फिर प्री कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल है। ठीक है, तो गुड बॉय गुड गर्ल वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, और क्या पता आपकी शिफ्ट में भी आ जाए कि गुड वो इसलिए कुछ करती है ना ताकि उसको लोग क्या बोले कि तुम बहुत अच्छी हो। और ये इनकी स्टेज में है, कन्वेंशनल लेवल 2 में है, अगर आपने पढ़ा हो तो। अब ये देख लीजिए, प्रोग्रेसिव से भी है। देखिए सारे के सारे आपके सामने हैं। सबसे पहले देखो ना, प्रगतिशील शिक्षा में होता क्या है? प्रगतिशील कक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का नो एकदम गलत है, एकमात्र स्रोत है, ये एकदम गलत हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ये नहीं है। ना ही पाठ्यचर्या मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, वहाँ पर आपको सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, जहाँ पर आपको समाज से सीखने को मिले, एक दूसरे से सीखने को मिले। देखो, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग हैज़ अ सोशल कैरेक्टर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब चलो हम लोग मैथ के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 10 सारे सेट लेकर आई हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, ऐसा ही आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा।
और देखिए मैथ्स का ये क्वेश्चन है और मैथ्स की पैडागॉजी में ना जो भी ऑनलाइन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है। अब रिपीट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा उठा के पूछ देगा, रिपीट का मतलब होता है कि क्वेश्चन तो इसी टाइप के पूछेंगे, बस लैंग्वेज का फर्क होगा। ओके, तो चलो मैथ का भी करते हैं, उसके बाद से हम ईवीएस भी करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में द्विक स्थान मतलब स्पेशल का मतलब क्या होता है, द्विक स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है। तो कौन सा है द्विक स्थान के लिए, स्पेशल थिंकिंग के लिए? तो क्या संख्या रेखा पर, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चंस द्विक स्थान के लिए सही रहेगा कि संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करें, या फिर उनके घरों को, क्योंकि आप स्पेशल का मतलब स्थान के बारे में बता रहे हो ना, तो उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, और यही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ये मानचित्र पर दो शहरों के बीच दूरी को मापना ये नहीं होगा और ना ही पुनः स्मरण करना होगा। सिंपल सी बात है, इसमें द्विक स्थान संबंधित समझ के लिए पूछा है। तो अगर आप बोलोगे कि घरों के कक्षों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करो, सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और ये एक्टिविटी जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों में द्विक स्थान संबंधित समझ को विकसित करता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? ठीक है, जैसा कि आप यहां पर भी देखिए, एज पर एनसीईआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम ग्रेड 3 लर्नर्स। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स इसमें से कौन सा नहीं है कक्षा 3 के बच्चों के लिए? तो देखो, ये तो है कि आप बोलते हो ना कि 5 4 3 में ये 4 है, इसका प्लेस वैल्यू बताओ, ऐसा तो हम कराते ही हैं बच्चों को। दूसरा, आप ये भी बोलते हो कि जो पैटर्न्स दिया होता है, मान लो आपने ऐसा पैटर्न बनाया, अगला आपने ऐसा पैटर्न बता दिया, तो आप इसके बाद से बोलोगे बच्चों को आगे का पैटर्न बनाओ, तो ये भी आप कराते हो। उसके बाद से आप जो है ये 2 × 5 और 5 × 2, क्या ये समान है? क्योंकि नंबर ही बस आपने चेंज, मतलब प्लेस आपने चेंज किया ना, नंबर तो वही है। तो ऐसा तो हम बच्चों को कराते ही हैं हम, बट ये नहीं हल कराते हैं क्लास 3 में। ठीक है, 1/3 + 1/4, और उनके सिलेबस में भी अगर आपने उनकी टेक्स्ट बुक देखी होगी तो उसमें भी ऐसा लिखा है। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ये नहीं है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि बच्चा ये सॉल्व कर सके। ओके, तो बस यही है। अब ये देखिए, लिखा है कि गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है, आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उसमें से 7 दहाइयाँ निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है मुझे 0 मिलेगा। तो निम्न में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है? अब टीचर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने बोला कि मुझे 0 मिलेगा, तो सबसे उपयुक्त आपको बताना है ऑप्शन। चलो देखते हैं। सबसे पहले शिक्षिका को समस्या को संख्यात्मक रूप में लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके, ये नहीं होगा। ना ही शिक्षिका को कम से कम 10 और समान प्रकार की समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए जब तक छात्र, मतलब आप उसको देते रहो, काम देते रहो जब तक वो सही ना कर ले, ये कोई सही स्ट्रैटेजी नहीं है। एंड थर्ड देखिए कि शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए, या फिर शिक्षिका को सही कलन विधि का उपयोग करते हुए श्यामपट्ट पर समस्या को, कलन विधि वाला नहीं होगा। देखो, अगर आप जो है कुछ भी बच्चे को कराना चाहते हो ना, तो जो उसका आंसर है ना, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझा दो कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और उसके तो बच्चा उसके वो करेगा, फिर उसके अनुसार आपको उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। जो भी गलतियां बच्चा करेगा, कि जो भी आप कठिनाई का पता लगाओगे तो उसका उपचार भी तो करना पड़ेगा आपको ही। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन था। अब देख रहे हो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है, और हाँ, आंसर से क्वेश्चंस मैथ में बहुत पूछ रहा है, तो वो देख लेते हैं हम। अब ये देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। ठीक है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। तो ये ऊपर वाला जो कथन है ना, ये किसको प्रतिबिंबित करता है कि बहुत सारा गणित करने के बजाय ये जानो ना कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। तो चलो देखते हैं। बच्चों को कितना गणित आता है, इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। एंड दिस इज राइट। आपको ये नहीं ज़्यादा उस पर नहीं बल देना है कि हर बच्चे को गणित कितना आता है। आपको देखना है ना कि उसकी थॉट्स में क्या गणितीय चिंतन है, क्या वो अमूर्त विचारों के साथ कोई चीज़ कम कार्य कर सकता है कि नहीं। ऐसी योग्यता को आपको डेवलप करना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।
बाकी के ऑप्शन देख लो। देखो इसमें लिख दिया ना केवल, मैंने आपको बताया ना नेगेटिव टैग वर्ड, ये केवल की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अदरवाइज ये दैनिक जीवन में उपयोगी हो, ये तो सही है, बट ये केवल वाला गलत हो गया। गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए गणित में समस्याओं को हल करना बच्चे के मस्तिष्क विचारों का गणितीकरण करेगा। नहीं, इसलिए नहीं कि गणित हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है तो यह हमारे मस्तिष्क विचारों का गणितीकरण करेगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि गणित में विभिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में अधिकतम विषयों को शामिल करने पर बल दिया। नो, इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कि आपको उनके अंदर ऐसी थॉट्स लाने के लिए डेवलप करनी चाहिए। और एनसीएफ के अकॉर्डिंग है वो, देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। और क्या पता ऐसा ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, क्योंकि एनसीएफ से क्वेश्चन तो भर भर के आ रहे हैं। अब ये देखो, देखते हैं श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का, वही जो पैटर्न अभी बताया था मैंने, कौशल विकसित करना चाहते हैं। तो कौन सी गतिविधि ना सबसे अधिक सहायक होगा? पहला देखो कि छात्रों को अपना, पैटर्न की बात हो रही है, ध्यान रखना, वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना मित्र के वंश, इसमें कौन सा पैटर्न विकसित हो जाएगा कि मेरे वंश वृक्ष से मैं आपके वंश वृक्ष से कंपेयर करूं। छात्रों से रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो देखा अगले दिन उसका वर्णन कक्षा में करने के लिए कहो। नहीं, हमको पैटर्न समझाना है ना। तो पैटर्न्स के लिए अगर आप पैटर्न बच्चों को समझाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट क्या है कि कोई भी बिल्डिंग्स है, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, बाहर की बिल्डिंग हो, आप बच्चों को कह सकते हो ना कि इसको देखो और इसको ऊंचाई के क्रम में रखने को कहो, वहाँ पे पैटर्न बच्चा सीख सकता है। और यहाँ पर देखो लिखा है कि सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं सीखेगा। छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर, या फिर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में एक्टिविटी वाले क्लास में रखा जाता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने के लिए कहना, ठीक है, या तो बढ़ती में या घटती में, ये होता है क्रम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे, तो बच्चा ना उसको ऐसे रखेगा, ये होता है पैटर्न। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आपने देख लिया होगा, पैटर्न कौशल इसी से विकसित हो ही सकता है, जिसमें आप बच्चों को घटती या बढ़ती क्रम में रखने के लिए कहेंगे। अब ये देखिए फिर से एनसीएफ का क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में जो आकलन होता है ना, उसको क्या सम्मिलित करना चाहिए? इसमें क्या छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने को सम्मिलित करना चाहिए आकलन में, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, या फिर छात्रों की, देखो मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी हमको प्राप्तांक के आधार पर श्रेणीबद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरा देखो, छात्रों की जो संकल्पनात्मक समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी कॉन्सेप्चुअल एंड समस्या समाधान, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कौशल है ना, उसकी बात करता है एनसीएफ, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी का देख लो, ये सूत्र और ये कार्यविधि तो ठीक है, ये सूत्र के ज्ञान के परख नहीं होगा, ना ही त्रुटि मुक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा गलतियां करता ही रहेगा, ठीक है, और गलती करके ही वो सीखता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखते हैं, ये देखिए, सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है, विभाजन की, ठीक है। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए आप कौन सा प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण इसमें से कौन सा है, ठीक है ना, प्रमाणिक की बात हो रही है तो आपको ध्यान देना है। चलिए, सबसे पहले विभाजन की बात हो रही है, तो क्या 65 को 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? ये होगा, या फिर एक संख्या से दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देते हुए समझाओ। या फिर आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग सीट समान रूप से वितरित करें। या फिर कक्षा के लिए झंडा बनाएं जिसका 1/3 भाग नीला है। अब देखो, आप ये इस क्वेश्चन में ना थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले ना विभाजन की संकल्पना है और प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताना है, ठीक है ना, जो कि सामने हो। जैसा कि आप देखो ऑथेंटिक टास्क, क्योंकि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना डिवीज़न का कॉन्सेप्ट, देख रहे हो डिवीज़न का कॉन्सेप्ट, तो आप इन सारे क्वेश्चन से, ये सारे क्वेश्चन पूछने के बजाय ना, अगर आप उनसे ये कहोगे कि देखो तुम्हारे क्लास में ना 25 छात्र उपस्थित हैं, 100 उपलब्ध ड्राइंग सीट समान रूप से वितरित करना है, तो बच्चा यहाँ पर जो है आराम से वो सोचेगा कि अच्छा 25 छात्र हैं, 100 यहाँ पर ड्राइंग सीट है, तो कैसे करके सारे बच्चों को दिया जाए। तो यहाँ पर विभाजन की जो डेवलपमेंट है ना, वो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ये वाला है, देख लेना। अब ये देखिए, और जेंडर से क्वेश्चन तो वैसे भी आना एकदम तय है।
तो आपको ये भी करना होगा, ठीक है। देखिए, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का क्रिटिकल एनालिसिस इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण क्या हो सकता है। और ये वाला क्वेश्चन ना पता नहीं कितनी बार पूछता है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं। अब आप बताओ क्या हो सकता है इसमें। क्या गणितीय तर्क वितर्क करने में लड़कियां असमर्थ होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है? ये भी एकदम गलत है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवा दिया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः कठिन है। या फिर लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है, कि मतलब लड़के ना पैदा होते ही वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं मैथ्स में। एकदम गलत। देखो, पता है क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही ना आपने देखा होगा आसपास में भी कि ये हमको बोध करवा दिया जाता है कि अगर आप चाहें सीखना चाहे ना सीखना चाहिए अलग मैटर होता है, बट पहले से स्टार्टिंग से समाज में ये बातें फैला दी जाती हैं कि गणित केवल पुरुषों का क्षेत्र है और ये बहुत कठिन है। सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे गणित तो बहुत कठिन होता है, ये लड़के ही कर सकते हैं। तो इसी वजह से है, और कोई चीज़ नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3। अब ये देखिए, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्न में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। अब गुणन जो है ना, मल्टीप्लिकेशन, उसकी अवधारणा को पढ़ाने से पहले प्रारंभिक गतिविधि क्या होगी। सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय दे दो, मतलब बता दो ऐसे होता है। नहीं, हमको एकदम स्टार्टिंग से ये सब नहीं बताना है। छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। या फिर आप बोलो कि छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कह दो। ये कहाँ से गुणन हो सकता है। छात्रों को हल करने के लिए कहना कि यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपये मिलते हैं तो आपको कितने दिनों में 100 रुपये मिलेंगे। ये होगा। अब बताओ आपको क्या लग रहा है। इसका बेस्ट आंसर यही है कि छात्रों को कहो ना कि उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। तो 5 गुब्बारे लाता है तो कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप बढ़िया से इसको मल्टीप्लिकेशन भी समझा दोगे, और ये पढ़ाने से पहले आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको उनको मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं बता दोगे कि देखो ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये होता है डिवीजन। हमको कभी भी इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं देना होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद हम करेंगे ईवीएस का, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना, फिर हिंदी का भी कराऊंगी, इंग्लिश का भी कराऊंगी। अब ये देखिए, फिर से एनसीएफ से क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। अब ये वांछनीय, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या वांछनीय जो है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब देख लीजिए, वांछनीय का मतलब होता है ना डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब आपकी इच्छा, वांछनीय। तो वो चीज़ें पूछ रही है कि मैथमेटिक टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल, इसमें से कौन सा जो है ना वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल है। वांछनीय उसको बोलते हैं, डिजायरेबल को। तो चलो पूरा पहले पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। पहला क्या लिखा है कि, और ध्यान रखना प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, गणित के पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर। एकदम गलत। अगर आप पाठ्य पुस्तक में प्राथमिक स्तर का बच्चा वैसे भी नहीं समझता, आपको मूर्त से अमूर्त रखना है ना। पहले ही वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको नहीं करनी है। पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अंदर का कंटेंट मैटर करता है। इसमें सूत्रों और कलन विधि, ये कलन विधि और सूत्र जहाँ पर भी आया जाना, उस ऑप्शंस को हमेशा काट देना, सही कभी नहीं होता है, ठीक है। और इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक मतलब कॉन्टेक्स्ट में और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित हो। ये जो बच्चों के जीवन के अनुभव और ये जो संदर्भ वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है, और मैथ्स की पेडागॉजी टैग वर्ड से ही बच्चे सॉल्व करके आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और यहाँ पर पूछा भी था ना कि आपको वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल बताना है प्राथमिक स्तर की गणित में, तो उसमें क्या होना चाहिए, बच्चों के जीवन के अनुभव से होना चाहिए वो, ठीक है। इस वजह से हम जाएंगे इसके साथ। अब चलो करते हैं ईवीएस का क्वेश्चन। तो देखिए, ईवीएस का क्वेश्चन जो है अभी आपने देखा होगा, उसकी पेडागॉजी तो अच्छी है, प्लस जो कंटेंट है ना वो सब प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो रहा है, तो वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि हमारे देश के, यहाँ पर जो दिया गया ना, ये किन 2 राज्यों के लोगों का सबसे सर्वप्रिय भोजन है। इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, नारियल की चटनी। आप नाम से ही समझ गए होंगे, ठीक है। देखो, गुजरात में तो ढोकला होता है, ये तो होगा ही नहीं। और उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आपको कन्फ्यूज़न होगा। बाकी के जो हैं गोवा केरल, इसमें भी हो सकता है। बट ये जो नाम है ना यहाँ पे, ये देखिए
ये चीज़ कि इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, नारियल की चटनी, ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का सर्वप्रिय भोजन है। तो ध्यान रखना, उड़ीसा में कंफ्यूज ना हो जाना, ना ही केरल में, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। अब ये, और हाँ, मैप वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, देखो अभी उसी का एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर। देखिए, यदि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से चंडीगढ़, मतलब भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा। देखो, अगर आप महाराष्ट्र से चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे ना, तो आपको हरियाणा से गुजरना नहीं होगा, ना ही आप जो है, अच्छा नहीं, गुजरना नहीं होगा। देखो, नहीं पर ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने जल्दीबाजी में ऐसे पढ़ा, तो आपको भी यही चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर तो ये बोल रहा है ना कि आप सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर जब ये रेलगाड़ी जाएगी तो कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा, नहीं की बात हो रही है। हरियाणा से तो आप गुजरेंगे ही, राजस्थान पे से भी आप गुजरोगे, बट पंजाब से आप नहीं गुजरोगे, ठीक है, और गुजरात से भी आप गुजरेंगे। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा है कि किससे नहीं गुजरेंगे, तो वो है हमारा पंजाब। अब ये देखिए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार करो जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो ये शहर किस देश के किस भाग का होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जहाँ पर घर जो है ना, ये घर वाले आपने देखा होगा, घर से टाइप्स ऑफ हाउस बहुत पूछ रहे हैं। पत्थर अथवा लकड़ी के घर कहाँ पर बने होते हैं, ये आपको बताना है। अब ये रहा सारे आपके घर। देखिए, इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बाकी के भी जो टाइप ऑफ हाउस है वो भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने हो ना, तो हिमाचल प्रदेश के साथ चले जाना। अब ये क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ था टेलीग्राम पे भी। इसका आपको आंसर बताना है, सही आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दो और पॉज कर लेना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो पॉज करके इसका मुझे आप सही आंसर जरूर बताइएगा। इसको मैंने ऑलरेडी एक बार कराया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ दोबारा से। अब ये देखो, बर्ड्स एनिमल से क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपके में। लिखा है कि ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनो जिनके जो आगे के जो दांत होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होता है दांत, हाँ, दांत जो होता है ना जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को ऐसे कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। देखो, गिलहरी तो होता ही है। छिपकली को आपने कभी देखा है ऐसे कुतरते हुए? ना ही कछुआ छिपकली, चूहा और गिलहरी ही होते हैं जो हमेशा, सांप और गिलहरी भी नहीं होगा। चूहा और गिलहरी में क्या होता है ना कि ये इनके जो दांत है ना हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो अपने दांत उनके ज़्यादा बड़े ना हो इसलिए वो कुतरते, वो काटते रहते हैं। अब ये देखते हैं, देख लो भाई, अच्छे से पढ़ लेना, क्या पता आपके में ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, और आपको पता होगा ये जिला कहाँ पर है, और ये पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश। ये हमारा हो जाएगा इसका राइट। कन्नौज की जब भी बात आए तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इत्र के लिए फेमस है। अब ये देखिए, रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, या फिर आबू धाबी, अफगानिस्तान। अब देखो यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? रेत के टीलों की बात हो रही है, ठीक है ना। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आबू धाबी, अफगानिस्तान, ठीक है। अब ये मैपिंग वाले क्वेश्चन तो वैसे भी आपके में बहुत आएगा, जो स्टेट है उससे रिलेटेड। देखिए, भोपाल जो है वो बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष आपको बेंगलुरु की दिशा बतानी है। तो ये आप स्टेट वगैरह अगर आपको पता होगा ना कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में, तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूँ कि गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा, तो वो हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इसलिए मैं बोल रही हूँ इंडिया का जो मैप है उसको बढ़िया से देख लो कि कौन सा स्टेट किस साइड में है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, कौन कौन सा है, तो आप आराम से इसको कर लोगे, क्योंकि ये रटना नहीं है, ये समझना है। अब ये देखो,
ब्रॉन्ज के बारे में आपको बताना है। अब आपको पता होगा ये जो ब्रॉन्ज है या फिर जिसे हम बोलते हैं कांस्य, ठीक है, ये किसका मिक्सचर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रॉन्ज जो है क्या, सही आंसर याद रखो, कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। जब भी ब्रॉन्ज की बात आएगी तो कॉपर प्लस टिन ये इसका मिक्सचर होता है, जिसे हिंदी में कांसा बोलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे आपके में भी। अब ये देखते हैं, दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है, ठीक है, नहीं वाले पे फोकस करना है। देखो सेब का मुरब्बा आप बना के आराम से रख सकते हो, ठीक है, दूध का पनीर भी आपने देखा होगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक आप बना के नहीं रख सकते हो। कच्चा आम तो पता नहीं कितने कच्चा आम तो हम पता नहीं कितने सालों का बना बनाए रखते हैं। जो पापड़ वगैरह है वो भी खराब नहीं होता सॉरी। इसका मतलब यही है ना कि वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 दूध पनीर। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहें, देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मैच विच डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द, मतलब प्रिजर्वेशन है ना, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रख सकते हो। अगर आपने नॉर्मली ऐसे ही रख दिया, अचार को भी अगर आपने पूरा अच्छे से धूप में नहीं पकाया, जो हम धूप में रखते हैं ना, तो वो खराब हो जाएगा। तो एप्पल के जैम में भी कुछ प्रोसीजर होते हैं, रॉ मैंगो पिकल, दाल का पापड़, मिल्क का जो पनीर है, ये जो है करेक्ट वे नहीं है प्रिजर्वेशन का, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2। अब तो हिंदी का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। इन चारों में से कौन है जो सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं, या फिर एक महाद्वीप तथा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा, या फिर एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक विशेषताएं, या फिर क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। अब अगर आपने ध्यान दिया हो इस पे, तो देखो यहाँ पर बात हो रही है ना सामाजिक बोली की। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस ग्रुप में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर देश विदेश राज्य की बात नहीं हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये देखिए, संकेत भाषा क्या है? संकेत भाषा आपको पता होना चाहिए कि ये व्याकरण के साथ, अभी हमने इंग्लिश में भी देखा ना, देख रहे हो इंग्लिश हिंदी यही ट्रांसलेट करके ही पूछता है। वहाँ पर भी साइन लैंग्वेज था ना, कि साइन लैंग्वेज के बारे में आप बताओ, ट्रू क्या है। सॉरी, मैंने मतलब अगले वाली स्लाइड में रखा है साइन लैंग्वेज। वहाँ पर आप देखना कि ये जो साइन लैंग्वेज है ना, इंग्लिश में भी पूछेगा। तो साइन लैंग्वेज मैंने इंग्लिश वाले में आप ऐड किया है कि क्या है, ये हैज़ अ ग्रामर। वैसे ही हिंदी में पूछा है कि संकेत भाषा क्या है, तो व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। और आपको पता है इस बार भी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करके पूछ रहा है। तो याद रखना, संकेत भाषा क्या है? व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा। अब ये देखिए, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये तो सिंपल है, उसको बहुभाषी कहेंगे। भाषाविद, बहुवक्ता, एक भाषीय नहीं, बहुभाषी। अच्छा, हिंदी आप सभी का कॉमन सब्जेक्ट है ना, इसलिए मैंने सोचा था कि पहले इंग्लिश का लगा दूंगी स्लाइड, बट कोई नहीं, इंग्लिश का जो है वो आपको लास्ट में मिलेगा। तो जिसका इंग्लिश का सब्जेक्ट है उनको लास्ट में भी वो चीज़ देखना है, जिसका संस्कृत है वो स्किप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बहुभाषी। अब ये देखिए, लिखा हुआ है कि एक बच्ची अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है, अपने मदर टंग में, तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। तो भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। क्यों? क्योंकि पहले उसने मातृभाषा में आरंभ किया, उसके पहले मातृभाषा में आरंभ किया, उसके बाद से वो अनेक भाषाओं को भी जोड़ना चाहती है। तो ये मातृभाषा पे ही तो रिलेटेड है ना, मातृभाषा पे ही बेस्ड है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा की प्रथम नीति नहीं, ना ही ये त्रिभाषा सूत्र है, ना ही नई शिक्षा नीति है। अगर आप हैं, आपको हिंदी आती है, आप आगे जाकर जो है आपकी मातृभाषा है, आप आगे जाकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप अपने मदर टंग के ही हेल्प से तो सीखोगे कोई भी सेकेंड लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर 3। अब ये देखिए, भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ क्या है? संलग्नता का मतलब क्या होता है? देखो, संलग्नता का मतलब ये है ना कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता हो, उसमें आप जो है अपने लैंग्वेज में काम करते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं, नहीं, शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। आपका जो उद्देश्य होगा ना, उसके लिए आप भाषा में कार्य करोगे, इसको ही बोलते हैं शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर
नहीं। व्याकरण के नियम पर नहीं। ना ही शिक्षार्थी भाषा के स्वनिमिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। संलग्न का मतलब ये होता है जुड़े रहना। आप किसी अपने उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हो, भाषा में कार्य कर रहे हो। अब ये देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। प्रमाणिक कार्य, अभ्यास या फिर कविता के अंश को याद करना, ये तो गलत हो जाएगा। और डिकोड करना भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग अभ्यास कार्य बोलेंगे, कुछ लोग प्रमाणिक। देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो प्रमाणिक कार्य है ना वो शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। अभ्यास नहीं। अभ्यास का मतलब तो ये है ना कि अगर आपको हिंदी सीखनी, इंग्लिश सीखनी, उसमें आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और यहाँ पर ऑप्शंस को देखो, यही तो खेल है इस बार सीटेट का। आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 है और इधर भी 1 2 3 4 है ना। बट अब क्या कर रहा है ना, ये 1 2 3 4 नहीं रहेगा ऐसे, यहाँ पर सेम है, देख रहे हो। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा ना 4 2 3 1। और पहले ये होता था कि हमें लगता था 1 1 है, 2 2 है, तो हम ऐसे करके चले आते थे। अब मान लो ये पहला है प्रमाणिक कार्य, तो मुझे लगेगा कि ये पहला ही तो है, बट नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले के सामने तो चौथा है और पहला कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो मेरा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो ये है ऑप्शंस के साथ छेड़खानी जो कि हुआ है। अब ये देखिए, श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। अब उसके पठन को क्या कहेंगे? विशिष्ट सूचना की बात हो रही है तो उसको बोलेंगे बारीकी से पढ़ना, ठीक है ना। जब भी विशिष्ट सूचना की बात आएगी तो बारीकी से पढ़ना ही होगा। अब ये देखते हैं, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे क्या होते हैं? तो जो चीज़ आप लिखने में, बोलने में प्रयोग करते हो ना, अभी इंग्लिश में भी आपको पता चलेगा, उसको बोलते हैं सक्रिय शब्द भंडार, ठीक है ना। एक्टिव वोकैब्स उसको बोलते हैं। और जो आप यूज़ नहीं करते हो आप उसको निष्क्रिय बोलते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम जो करते हैं प्रयोग में। सो ऑप्शन नंबर 3। अब ये देखते हैं, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ावा देने के लिए है? आपकी जो शैक्षणिक भाषा है ना उसमें निपुण को बढ़ावा देने के लिए है। किसी के जन्मदिन पर दिन के अंत में किसी एक के द्वारा डायरी लेखन, या फिर लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना। तो यही होगा हमारा शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ाने के लिए कि लोगों के जीवन पर ना इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आप क्या करो, समाचार पत्र के लिए लेख लिखो। यहाँ लिख रहा है कि समीप के शहर में स्थित मनोरंजन पार्क में किसी एक की यात्रा पर इनसे बात करो, अपने क्लासमेट से। या फिर खाना ऑर्डर करने के लिए जो रेस्टोरेंट की जो मेन्यू दी रहती है उसको पढ़िए। बिल्कुल भी नहीं, हमको निपुणता को बढ़ाना है तो ये ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेस्ट है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आपको देखना है और उसके लिए आप लेख लिखो समाचार पत्र के लिए। अब ये देखिए, आप शिक्षार्थियों द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया उपागम को आदर्श क्यों मानते हैं, ये पूछ रहा है। क्या प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों को बिना तैयारी के आशु भाषण वक्ता की भांति लिखने की योग्य बनाती है? बिल्कुल भी नहीं। प्रक्रिया उपागम लेखन कौशल के परीक्षण के लिए एकल अवधि उत्पाद के रूप में है, ये भी नहीं होगा। प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों के उच्च स्तरीय भाषा कौशलों का परीक्षण करती है, जैसा वे लिखते हैं। और देखो, अच्छा लेखन की बात हो रही है ना सीखने के लिए। प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाता है। यस, अगर आप कोई भी काम अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना चाहते हो ना तो आपको उसके हर एक विभिन्न स्तर से गुजरना ही होगा। और ये आपको बनाता है, प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए विभिन्न स्तरों से बच्चों को, शिक्षार्थियों को गुजरने के योग्य बनाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है। अब लास्ट में मैंने इंग्लिश वाली स्लाइड ऐड कर दी है, तो जिसका इंग्लिश का है वो जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलो अब इंग्लिश का भी क्लास देख लेते हैं। तो हम लोग इंग्लिश का कर लेते हैं क्योंकि मुझे इस सीरीज़ में पूरे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट कराने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ रीजनल डायलेक्ट। लास्ट में हिंदी भी कराऊंगी, तो जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत है, तो आप स्किप करके उस पर चले जाओ, हिंदी वाले पे चले जाओ। तो इसमें से आपको बताना है ना कि रीजनल डायलेक्ट का क्या होता है, डिफाइंड।
तो स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अ रीजन, ऑफ कोर्स यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, रीजनल मतलब क्षेत्रीय। तो ये क्या होता है, वहाँ जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे होते हो तो वहाँ का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ अ लैंग्वेज इन अ रीजन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। कंट्री या फिर स्क्रिप्ट ऑफ रीजन या फिर लिटरेट ऑफ रीजन नहीं है, सिंपल सी बात है, रीजनल डायलेक्ट का मतलब ही होता है जहाँ पर भी आप रह रहे हो उसकी विशेषता, उस भाषा की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। अब इसमें से साइन लैंग्वेज का जो है आपको बताना है, साइन लैंग्वेज के बारे में क्या ट्रू है। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर, या फिर साइन लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर, साइन लैंग्वेज इज सेट ऑफ जेस्चर्स, या फिर ओनली वन साइन लैंग्वेज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि साइन लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर, ये हमारा इसके बारे में सही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, दूसरा सही है। अब ये देखो, लैंग्वेज लर्निंग इज, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, क्या ये नेचुरल एंड सबकॉन्शियस होता है या फिर ये डेलिब्रेट या कॉन्शियस होता है। देखो लैंग्वेज अगर आप कोई सीख रहे हो ना तो ये डेलिब्रेट और कॉन्शियस होता है। नेचुरल तो आप अपनी मदर टंग सीखते हो ना, बट अगर आप कोई भाषा सीख रहे हो तो वो डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बोथ नहीं होगा कि बोथ नेचुरल, नेचुरल मैंने आपको बता दिया है, जो हम बिना किसी ट्यूटर के सीख लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी भी ग्रामर की, वो होता है नेचुरल। और लैंग्वेज लर्निंग डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस। अब ये देखो, व्हाट डज इट मीन टू यूज मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन द क्लासरूम। व्हाट डज इट मीन टू यूज, मतलब आप क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषिकता जो स्ट्रेटेजी है क्लास में यूज करते हैं उसका क्या मतलब है, ये सिंपल सा पूछ रहा है। तो आप बताओ, पूरा ऑप्शन आपके सामने है। देखिए पहला लिखा है कि यूजिंग द कॉमन लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द कंटेंट इन एन इंग्लिश मीडियम क्लासरूम, या फिर मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। देखो इसका मैं सही आंसर आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स के जितने भी लैंग्वेज है उसका यूज करके आप पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट्स के कंटेंट, तभी तो आप बहुभाषिकता को प्रमोट करोगे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखिए, अच्छा इस बार क्या कर रहा है ना, हिंदी में इंग्लिश का और इंग्लिश में हिंदी का ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसलेट करके, उस पर भी ध्यान देना है। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ ट्रू ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया के बारे में क्या जो है, सॉरी हिंदी लैंग्वेज के बारे में इंडिया में क्या सही है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ना ही ये कॉमन सेकेंड लैंग्वेज है, ना ही ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको पता होना चाहिए हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट एक्सेप्ट एज ऑथेंटिक मटीरियल्स। आप जो है इन चारों में से किसको ऑथेंटिक मटीरियल्स के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले लिखा है अ कार्टून फ्रॉम अ मैगजीन, मैगजीन से कोई कार्टून है, कार्टून वगैरह, तो उसको तो आप करोगे ना क्योंकि मैगजीन में है। या फिर एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, उसको भी आप ऑथेंटिक ही मानेंगे। एन essay on the COVID-19 written by textbook writer, a short story by the well known राइटर प्रेमचंद। अब ये भी आपका ऑथेंटिक हो जाएगा। क्यों ऑथेंटिक, तो उसे ही बोलते हैं ना कि आप उसको अपनी मैगजीन से पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में, या फिर प्रेमचंद की जो शॉर्ट स्टोरी है। बट ये एन essay ऑन द COVID-19 रिटन बाय द टेक्स्ट बुक राइटर, ये जो है एक ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए, अ टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8 as a follow-up task of the reading lesson to list the events and ideas of the story in a sequence. What does she do? एक टीचर ने क्या किया ना, अपने लर्नर से क्लास 8 के बच्चों को बोला कि फॉलो टास्क ऑफ द रीडिंग लेसन टू लिस्ट द इवेंट्स, मतलब इसको फॉलो करो, रीडिंग जो भी लेसन उसमें से, और लिस्ट द इवेंट्स एंड आइडियाज ऑफ द स्टोरी, जो भी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो ना उसके इवेंट्स को, उसकी स्टोरी को क्या करो, इन अ सीक्वेंस में करो। तो व्हाट डज सी डू, वो क्या कराना चाह रही है, आस्किंग हर स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ सब टेक्स्ट, या फिर उसको स्टूडेंट्स को क्या करिए कि तुम इस कहानी को दोबारा से पढ़ो, या फिर ये राइटिंग स्किल्स है, या फिर ये प्रमोटिंग देयर स्किल टू रिकॉल है। नहीं, देखिए इसका क्या होगा, ये है आस्किंग हर स्टूडेंट्स टू क्रिएट, वो बच्चों को करे कि तुम खुद से अपने सब टेक्स्ट को क्या करो, क्रिएट करो। तभी तो उसने बोला ना इवेंट्स एंड आइडियाज़ को क्या करो, सीक्वेंस में अपने हिसाब से लगाओ, जो भी चीज़ें तुम रीडिंग लेसन को पढ़ो उसके बाद इसको फॉलो करो। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।
यहाँ पर देखिए लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टीचिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इन लैंग्वेज क्लासरूम। इसमें से कौन सा सही नहीं है लैंग्वेज क्लासरूम में, किसके रिगार्डिंग, लिटरेरी टेक्स्ट। तो देखो, लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज टू टीच ग्रामर, या फिर लिटरेरी टेक्स्ट आर ऑफ एप्रिसिएशंस, प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, ये इनपुट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, या फिर डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये तीनों बातें सही हैं। बट जो लिटरेरी टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसमें यूज टू टीच ग्रामर ही होना चाहिए। ये एप्रिसिएशन होता है, प्लेजर होता है, एन्जॉयमेंट होता है, डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, बट इस पर ग्रामर पे फोकस नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये देखिए, इसके बाद हम हिंदी भी करेंगे। रवीन रीड्स एन आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर सो एज टू प्रेजेंट द ओवरऑल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट टू हिज ग्रुप द नेक्स्ट डे। व्हाट इज हिज रीडिंग नोन एज। आप बताओ इसका राइट आंसर। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि रवीन ने क्या किया ना, एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर से, सो एज टू प्रेजेंट द ओवरऑल आइडिया, उसको प्रेजेंट करना है कि जो भी मैंने पढ़ा उसका ओवरऑल आइडिया क्या है, किसमें, ग्रुप, अपने मतलब अगले दिन। तो ये क्या कर रहा है, जैसे ये है एक पेज, इसको ओवरऑल, इसको पढ़ के ओवरऑल इसका पूरा आपको मीनिंग कल जो है बताना है। तो ये किस टाइप की रीडिंग है, इसको बोलते हैं स्कीमिंग, स्कैनिंग नहीं, स्कीमिंग। ओवरऑल आइडिया की जब भी बात आए ना, ओवरऑल आइडिया कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो वो जाता है स्कीमिंग पे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये देखते हैं, वर्ड्स वन recognizes while reading but is not able to use on her own, what is this vocabulary known as। अब ये आपको बताना है। देखो, वर्ड्स की बात हो रही है ना, वर्ड्स वन रिकग्नाइज वाइल रीडिंग, जब आप पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, वर्ड्स को रिकग्नाइज करते हो, बट इज नॉट एबल टू यूज ऑन हर ओन, बट आप वो खुद मतलब एबल नहीं होते ना उसको यूज करने में। व्हाट इज दिस वोकैबुलरी नोन एज, उसको कैसी वोकैबुलरी बोलते हैं, क्या वो एक्टिव होती है, पैसिव होती है, लिसनिंग, रीडिंग। अच्छा, आपने देखा होगा कि आप दिन भर में जितनी भी आप चाहे कितनी भी वोकैबुलरी याद कर ले, रट लें, बट आप वही वोकैब्स ज़्यादा यूज करते हैं जो कि 20 या 30, ज़्यादा आप वो कैप्स नहीं, नया यूज नहीं करते हो। जो आप यूज करते हैं डेली उसको एक्टिव बोलते हैं, बट नॉट एबल टू यूज ऑन हर ओन उसको बोलते हैं पैसिव। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हम जो ज़्यादा यूज करते हैं जो कि दिन भर में कॉमन वर्ड्स ही बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव, और जो कि आप नहीं यूज करते हैं उसको बोलते हैं पैसिव। अच्छा, हिंदी के में मैंने पहले ही लगा दिया सो दैट, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनका हिंदी होता है, कॉमन होता है। ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको मेरी अगली क्लास में मिलती रहे। घंटी भी बजा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।